मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द निर्माण जीएस अकेडमी में। मित्रों, आज हम इस वीडियो में जिस महान वीरांगना के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है महारानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका। ये मणिकर्णिका के नाम से भी जानी जाती थी। आगे हम इन सभी विषयों पर बात करेंगे जिनके नाम लेने से भारत का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी सम्मान और गर्व महसूस करते हैं। जिनकी वीर गाथाओं को सुनकर आपको अपने भारतीय इतिहास पर गर्व महसूस होगा। इनके जीवन से जुड़ी हुई कहानियों को यदि आप पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, सुनेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में बहुत कुछ समझने और जीवन में निर्णय लेने में बहुत सहायता मिलेगी। ऐसे महान विभूतियों को नहीं जानना जीवन के अंधकार में डूबे रहने के समान है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने इतिहास में उन महान विभूतियों, वीरांगनाओं, वीरों, महापुरुषों के बारे में जरूर जानना चाहिए। इनको जानने से आपको जीवन में एक बहुत ही बड़ा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इस विषय को हम शुरू करेंगे, इनके विषय में जानेंगे। उससे पहले मैं एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखने की नियत से अगर आप देखना चाहते हैं तो विश्वास कीजिए, इसे पूरा कंप्लीट देखिए, आपको एक अद्भुत अनुभूति होगा। अन्यथा आप वीडियो यहीं से स्किप करके छोड़ दीजिए, क्योंकि बीच से कहीं से देखने से आपको जो अनुभूति होना चाहिए, जो अनुभव होना चाहिए, जो मज़ा आना चाहिए, वो आपको नहीं आएगा। इसलिए मेरे वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिए, एक एक शब्द को महसूस कीजिएगा। विश्वास दिलाता हूं आप इसे अपने जीवन में होते हुए और घटते हुए महसूस कीजिएगा। YouTube में मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, किताबों से पढ़ा इनके विषय में। आज जो मैं जानकारी देने वाला हूं, इतना वृतांत में और इतने सारे आंकड़ों और तथ्यों के साथ वीडियो उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि इतनी सारी मेहनत के बाद आप जब इसका पूरा आनंद नहीं लेते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने एक महत्वपूर्ण चीज को खो दिया। चलिए हम इनके विषय में शुरू करते हैं और जानते हैं। मणिकर्णिका, इनका नाम मणिकर्णिका था, लेकिन विवाह के बाद इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई पड़ा और इन्हें हम झांसी की रानी के नाम से भी जानते हैं। इनके शुरुआती परिचय को पहले हम लोग जान लेते हैं। यह भारत की प्रथम महान वीरांगना थी, अर्थात भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ये प्रथम महिला जिन्होंने भारतीय इतिहास में एक अमिट और अमर चिन्ह को छोड़ा था, जिसे आज भी याद करके हर व्यक्ति उस ऐतिहासिक पल को एक अद्भुत अनुभूतियों से भर जाता है। हम इनके परिचय के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और यह एक मध्यम वर्गीय परिवार था। लक्ष्मीबाई के पिता यानी मणिकर्णिका के पिता मोरोपंत तांबे थे, उनका नाम मोरोपंत तांबे था। माता भागीरथी सापरे या बाई, दोनों टाइटल लगता था। माता भागीरथी बाई थी। इनके विषय में बताया जाता है इनकी जो माता थी वह काफी सुसंस्कृत, बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ महिला थी। लक्ष्मीबाई के जीवन पर इनके माता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, इसलिए इनकी माता ने इन्हें बहुत सारे जीवन में रहस्य गुणों को सिखाया था। इनका विवाह झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था। मणिकर्णिका इन्हें बचपन में कहा जाता था और प्यार से इन्हें मणु और छबीली भी कहा जाता था। छबीली इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये देखने में बहुत सुंदर और नखरीली स्वभाव की थी, इसलिए इन्हें छबीली कहा जाता था। इनका एक पुत्र था जिसका नाम दामोदर राव था। इनके पास तीन घोड़ा था।
जिसमें पहला का नाम सारंगी, दूसरे का नाम पवन और तीसरे का नाम बादल था। लक्ष्मीबाई रूपरेखा की अगर बात करें इनका, तो ये मध्यम कद की सांवली रंग की महिला थी। इनकी आंखें बड़ी बड़ी थी और बाल लंबे लंबे थे। योग्यता की इनकी बात करें तो ये शस्त्र कला, जैसे दोनों हाथों से तलवारबाजी करना, घुड़सवारी और युद्ध कला, मार्शल आर्ट के बारे में अच्छी तरह से ये जानती थी। इनके जो मित्र थे, दोस्त थे, उसमें नाना साहेब, तात्या टोपे आदि आते थे इनके मित्रों में। तो चलिए, ये तो इनका परिचय था। अब इसके आगे इनके जीवन से जुड़े हुए उन महत्वपूर्ण अनछुए पहलुओं को, रहस्यमयी पहलुओं को जानते हैं जो आपको झकझोर कर रख देगा। मनु के पिता मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवा में थे और माता जन्म के कुछ वर्ष, कहा जाता है कि 4 वर्ष बाद मृत्यु हो गया था इनकी माता जी का। जब लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ, मणिकर्णिका का जन्म हुआ, तो 4 वर्षों के बाद इनकी माता जी का देहांत हो गया। उस समय ये बहुत बच्ची थी, जन्म हो गया। इसलिए मनु के पिता पेशवा के महलों में साथ ले जाया करते थे। देखभाल का अभाव था, इसलिए वो साथ में ले जाया करते थे ताकि मनु वहां साथ में रहेगी। वहां बहुत जल्दी यहाँ पर पेशवा और उनके 2 पुत्र चंचल और सुंदर से वह घुल मिलकर एक साथ रहने लगी और यहीं पर उन्हें मनु और छबीली कहा जाने लगा। जब वो बाजीराव के घर पर गई, वहीं पर उनका नाम छबीली पड़ा। शास्त्र विद्या की शुरुआत भी यहीं पर हुई थी। उसमें झांसी मराठा साम्राज्य का हिस्सा था। झांसी जो कि यूपी और मध्य प्रदेश के बीचों बीच पड़ता है, वो मराठा साम्राज्य का हिस्सा था, जहां के राजा गंगाधर राव नेवालकर थे, जो अक्सर पेशवा बाजीराव के पास आना जाना उनका होता रहता था, क्योंकि वह उनके अधीन शासन करते थे। तो मराठा साम्राज्य महल में उनका आना जाना था। बाजीराव जो थे, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव मनु के स्वभाव, संस्कार, व्यवहार से काफी प्रभावित थे, जिस कारण मनु का विवाह झांसी नरेश गंगाधर राव से तय किया। मनु से इतना प्रभावित थे बाजीराव द्वितीय कि एक छोटे से पद पर रहने वाले व्यक्ति के पुत्री से झांसी नरेश का विवाह तय कर दिया। अब उनके तय किए हुए विवाह को कौन टाल सकता था? गंगाधर राव में इतनी क्षमता तो थी नहीं कि बाजीराव द्वितीय की बात को वह काट सके। हालांकि बाजीराव द्वितीय गंगाधर राव के पसंद को टटोल कर ही ये काम किए थे। इससे कहा जा सकता है कि गंगाधर राव भी मनु को पसंद कर रहे थे। जब ये बात चली तब उसकी बात की बात है, ऐसा नहीं कि पहले से ऐसा कुछ था। उनके मन में मनु के प्रति कोई द्वेष नहीं था, इसलिए मनु को उसने सहज रूप से स्वीकार करना उचित समझा। अंततः 1842 ईस्वी में 14 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ। किसका? मनु का गंगाधर राव से विवाह हुआ और वे झांसी की रानी बनी। यहीं से झांसी की रानी उनका नाम नहीं था, झांसी की वह रानी थी, क्वीन थी, इसलिए उन्हें झांसी की रानी कहा जाता है। झांसी जगह का नाम है और वहां की वो रानी थी, झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद लक्ष्मीबाई का नाम, यानी उनका यहाँ पर लक्ष्मीबाई नाम यहीं पर गंगाधर राव ने रखा था। उनके पति ने उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा, प्यार से। लक्ष्मी अर्थात हम लोग जानते हैं धन और संपन्नता की देवी, सुंदरता की देवी को लक्ष्मी कहा जाता है। इतना प्रभावित थे कि उन्हें लक्ष्मीबाई कहा गया। 1851 में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन 4 माह के अंदर ही उनका पुत्र मर गया। यह रानी के जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना थी। पुत्र का खोना उनके और खास करके गंगाधर राव के लिए यह एक बहुत बड़ी सदमा थी, और इस सदमा से ने इन दोनों के जीवन के आगे की जो कहानी थी उसमें बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ला दिया। कहा जाता है कि उनका जो पुत्र था
जो 4 महीना बाद मर गया, उस पुत्र को कई इतिहासकार आरोप लगाते हैं कि उनके देवर ने जहर देकर दूध में मार दिया था। हालांकि इस पर किसी प्रकार का अभी स्पष्ट जानकारी का अभाव है, लेकिन ऐसी मान्यता भी है। उसके बाद दोनों रानी और गंगाधर राव शोकाकुल जीवन वर्षों तक जीते रहे। 2 वर्ष बाद राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि राज्य उत्तराधिकार का खतरा मंडराने लगा। अब उनके पास कोई संतान नहीं था, तबीयत उनकी अच्छी नहीं रह रही थी। अब उन्हें अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसका चिंता सताने लगा। उत्तराधिकार का खतरा मंडराने लगा। तब सलाह ये मिली कि आप किसी को गोद लें। अंततः उन्होंने अपने चचेरे भाई वासुदेव राव के पुत्र आनंद राव, जो कि उस समय 4 से 5 साल के थे, आनंद राव को दत्तक पुत्र स्वीकार किया। राजा अपने जीवन में ही अभी गंगाधर राव जिंदा थे, पूरे होश में थे, उस समय उसे दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया और 21 नवंबर 1953 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गया। मृत्यु के बाद रानी ने पुत्र आनंद का नाम दामोदर राव रखा, उसका नाम बदल दिया। अब यहीं से कहानी में मोड़ है। क्या है? 1848 ईस्वी में उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल, जिसे लॉर्ड डलहौजी, ने एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि अजीबोगरीब एक नियम बनाया था, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अर्थात हड़प नीति जिसे आप कह सकते हैं, ऐसा कानून बनाया व्यापक सिद्धांत के तहत, जिसमें डलहौजी ने यह नियम बनाया था कि भारत के अंदर किसी भी भारतीय राजा का यदि अपना खुद का संतान नहीं होगा तो उसके बाद उसके राजपाट पर अंग्रेजों का प्रभुत्व होगा। वह दूसरे को गोद लेकर या दत्तक पुत्र लेकर अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता है। यह अपने आप में एक बहुत ही भयानक कानून था। इसके चपेट में भारत के कई राजवाड़े आ गए थे, उसमें से एक राजवाड़ा झांसी भी था। इस नियम ने रानी को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन रानी एक स्वाभिमानी महिला थी। उनके अंदर किसी गलत नीतियों के सामने में झुकना उनके स्वाभिमान में नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप आगे की घटना को आप जानेंगे। साम्राज्य में मिलाने के लिए या ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए यह एक बदनीयती से बनाया गया नियम था, ताकि भारत को जितना अधिक से अधिक ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन किया जा सके। आगे की बात करते हैं। ब्रिटिश राज ने अपनी हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ मुकदमा दायर कर राज्य उत्तराधिकार से रोक दिया। मतलब बात आगे बढ़ी और ब्रिटिश साम्राज्य ने दामोदर राव, उनको पता चल गया कि झांसी का जो रानी है लक्ष्मीबाई हैं, उनके पास कोई अपना संतान नहीं है। उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया है और दत्तक पुत्र लेने के बाद उन्हें अपना उत्तराधिकार घोषित करना चाहती है। इस बात को पता चलते ही ब्रिटिश सरकार ने, यानी दामोदर उनके पुत्र के ऊपर एक मुकदमा दायर कर राज्य उत्तराधिकार से रोक दिया और बदले में उन्हें 60,000 रुपये सालाना पेंशन पाकर झांसी की महल को, यानी झांसी की राजपाट का त्याग करने का आदेश दिया। यह महारानी के लिए बहुत ही बड़ा बैड न्यूज था। तब रानी ने इस न्यूज को सुनने के बाद तब रानी ने उपायवश, काफी सोचने के बाद एक उपाय सोचा और उन्हें सलाह मिला कि इन अंग्रेजों ऐसी नीतियों का हम कैसे विरोध करें। वह अभी लड़ाई की मूड में नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि हम अपनी बात को, अब ये डलहौजी बना चुका है तो डलहौजी के बाद डलहौजी तक कैसे कहा जाए, डलहौजी से बड़े लोगों के पास कहा जाए ताकि डलहौजी को समझा पाए। तो उन्होंने इसके लिए एक वकील रखा, एक अंग्रेज वकील रखा ताकि मुकदमा लड़े
अब एक ऑस्ट्रेलियाई बैरिस्टर जॉन लैंग के बारे में पता चला, जो आगरा में रहता था, जिसे रानी के वित्त मंत्री और एक वकील ने पालकी के द्वारा 2 दिनों की यात्रा के बाद रानी के पास लाया। यहां उसका बहुत ही सम्मान हुआ और सम्मान सहित रानी के समक्ष प्रस्तुत हुआ। यह एक छोटी सी कहानी है। जब जॉन लैंग रानी की महल में रानी से मिलने, उनकी समस्या सुनने जा रहा था, तो उनके जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने जॉन लैंग से बोला कि आप अपना चप्पल निकाल करके, यानी जो जूता पहना था, जूता निकाल करके आप रानी के पास जाएंगे। यह जॉन लैंग को नागवारा गुजरा। उसे लगा कि ये क्या है, चूंकि ये वेस्टर्न कल्चर में ये सब नहीं था, लेकिन फिर भी बात को मानते हुए, रानी की भव्यता को समझते हुए महल में वह जूता निकाल कर गया और वहां पर रानी ने अपनी समस्या बताई। रानी इतनी अचानक से नहीं आई। यहाँ एक छोटा सा कहानी और है। उन्हें दूर बैठाया गया। पर्दे के उस पार रानी बैठी थी और पर्दे के इस पार जॉन लैंग बैठा था। जॉन लैंग तक अपनी बातों को पहुंचाती, तब तक एक छोटा सा बच्चा, जिसके घुंघराले बाल, हष्ट-पुष्ट शरीर, खूबसूरत सा लड़का, छोटा सा, उनके पास घूमते फिरते आ गया। उसे देख करके जॉन लैंग अपने पास बुलाया और बात करना चाहा। तब तक अंदर से आवाज आई, सावधान, यह झांसी के महाराज हैं। और वो और कोई नहीं, दामोदर राव थे। बाद में वह बच्चे को एक बांसुरी की आवाज के जरिए उसे अपने महल की तरफ बुलाया जाता है और बच्चा वहां से चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो पर्दे को खींचकर अलग कर देता है और पर्दा अलग होते ही जॉन लैंग की नज़र लक्ष्मीबाई पर पड़ती है और पहला ऐसा अनजान अंग्रेज व्यक्ति जो लक्ष्मीबाई को देखा था, वहीं पर्दा हटने के कारण। और जॉन लैंग लिखता है कि महारानी इतनी खूबसूरत थी कि वह देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और वह अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया और कहा कि महारानी ने जो अपनी समस्या बताई, यदि वहां स्वयं डलहौजी भी होता तो महारानी की खूबसूरती देखकर उनकी बातों को मान लेता। यह जॉन लैंग के अपनी पुस्तक में लिखा हुआ लेख है। आगे कहानी की बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जॉन लैंग से अपनी समस्या बताई। जॉन लैंग ने यानी कि महारानी को 2 बातों का सुझाव दिया। पहला, उन्होंने कहा कि आप अंग्रेजों की शर्त को मान ले, इसी में भलाई है। क्योंकि जॉन लैंग अंग्रेजों को अच्छी तरह से जान रहा था। भले वो ऑस्ट्रेलिया का था, लेकिन वह अंग्रेजों की नियति को समझ रहा था, वो जान रहा था। उसने बोला कि आप उनकी बातों को मान ले, समय अनुकूल अवसर आएगा, फिर आपको अपनी सत्ता और अपनी चीज़ों को प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। लेकिन और दूसरा सुझाव दिया कि यदि आप इस पर राजी नहीं हैं तो आपको इनके विरुद्ध मुकदमा इंग्लैंड के कोर्ट में दायर करना चाहिए, क्योंकि इनसे ऊपर के लोग इंग्लैंड में हैं। यदि आपका बात वहां सुन लिया जाता है तो इनका यहां का आदेश बदल जाएगा। रानी ने दूसरी शर्त यानी इंग्लैंड में मुकदमा लड़ने की शर्त को माना और इन्हें इंग्लैंड में मुकदमा दायर भी किया। जॉन लैंग इनके वकील बनकर वहां मुकदमा लड़ा भी, लेकिन ये सारे चीज एक भी कार्य इनके पक्ष में नहीं आया। अंततः मुकदमा डलहौजी के पक्ष में गया। वहां इनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। जैसे ही ये खबर रानी के पास आई तो रानी ने एक नारा दिया। नारा था, झांसी नहीं दूंगी। याद रखिएगा, रानी ने क्या नारा दिया? झांसी नहीं दूंगी। अंततः ब्रिटिश सरकार रानी की एक नहीं सुनी और रानी को 1954 में 60,000 वार्षिक पेंशन की शर्त पर अंग्रेज अड़े रहे, परंतु रानी अपनी सुरक्षा को देखते हुए मुख्य किले के बगल में रानी के किला में रात्रि में रहने लगी। जब वो मुकदमा हार गई तो अपने मुख्य किले के बगल में एक रानी का किला था 5 मंजिला, उसी किले में, छोटे से किले में रात को रहती थी और दिन के समय मुख्य किले में आकर शासन का कार्य करती थी।
अन्य अंग्रेजी फरमान को यदि देखा जाए तो ये था कि एक और फरमान अंग्रेजों ने जारी किया था रानी के विरुद्ध कि उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च से काटना। एक तो 60,000 रुपया सालाना उन्होंने बोला था कि आपको पेंशन मिलेगा, और उनके पति के खर्च को यानी उससे काटना। आगे की कहानी हम दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे। अगले पार्ट का वीडियो देखिए, पार्ट 2।